हम सबके माँ बाप मिडिल क्लास हैं, तो ऐसा नहीं है कि अरबों करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में रखा है और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो चेक काट देंगे। आजकल ये भी हो गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आप रह रहे हो उज्जैन में और अगर आपको दिल्ली में जाके करवाना हो तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस आज भी 70 से 80% पार्ट टाइमर्स बेचते हैं। आजकल आप मार्केट में 4 टेस्ट कराने जाओ तो आपको 5-10 हज़ार रुपए से कम कोई टेस्ट होते नहीं है। अब लाख रुपए भर के अगर 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए मिलने वाला है तो डज इट रियली मेक सेंस? उतना तो पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा दिए होते हो 25-25 हज़ार रुपए तो उधर से हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो रोटी कपड़ा और मकान। इसके बाद जो एक एसेंशियल चीज़ आती है वो होती है इंश्योरेंस। अगर आप कोई 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रहे हो या 1 करोड़ रुपए का घर खरीद रहे हो तो वो आप एक एसेट बिल्ड कर रहे हो और आप ऑब्वियसली उसको यूज़ कर रहे हो। बट लेट अस सपोज अगर वो 1 करोड़ रुपए आपकी बीमारी में चले जाएं, आपको देना पड़े, तो वो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा अखरता है। इसीलिए आज हम लोगों ने इंश्योरेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया हमारे पॉडकास्ट पे, अभिषेक सिंह जी को, जो कि चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं वन इंश्योर के, एंड ही इज़ इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 21 ईयर्स। तो आज हमने एक पूरी जर्नी, एक ह्यूमन की पूरी जर्नी को कवर किया है कि हमें किस किस स्टेप पे कितने इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से मैंडेट्स हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, और आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो वहाँ से कैसे निकलना है। सो वी हैव अभिषेक विद अस। थैंक्स विजय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। सो अभिषेक, आपको ऑलमोस्ट 21 ईयर्स हो गए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में जी। सो आपकी जर्नी कैसी रही? आई मीन हाउ आपने इंश्योरेंस में ही क्यों सोचा कि चलो इसी में ही जाते हैं आगे, और कैसे स्टार्ट किया ये सब? क्या हुआ कि मास्टर्स किया बॉम्बे से, एंड देन वंस आई पास्ड आउट तो इंश्योरेंस सेक्टर में प्लेसमेंट हुआ। तो 6 महीने तक तो इंश्योरेंस सेक्टर समझने की कोशिश करी, एंड आफ्टर 6 मंथ्स आई रियलाइज दैट इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग सेक्टर। अगर आप मेहनत करते हो, ऑफकोर्स आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि बड़ा टफ काम है, और लॉट ऑफ फ्रेशर्स दीज डेज हु कम आउट ऑफ MBA कॉलेजेस डोंट वांट टू जॉइन द इंश्योरेंस सेक्टर, बट इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग करियर। अगर आप ये काम अच्छे से करते हैं तो रिवॉर्ड भी है, और दूसरा ये बड़ा मॉरल काम भी है। सो नाउ सिंस वी हैव ग्रोन इन एक्सपीरियंस और इतने समय से ये काम कर रहे हैं, तो अब रिवॉर्डिंग के साथ में बड़ा मॉरल काम भी लगता है, बिकॉज ऐसा प्रॉब्ली सब लोग ये कहते हैं और हमको भी ये लगता है कि आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर प्रॉब्ली इंश्योरेंस करियर इज द सेकेंड मोस्ट मॉरल ड्यूटी, बिकॉज डॉक्टर जान बचाता है और उस जान को बचाने का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आता है। करेक्ट। और हम एज ब्रोकर्स वो इंश्योरेंस के फील्ड में। सो आई थिंक यही रहा जर्नी, एंड एज आई सेड वेरी फुलफिलिंग एंड वेरी रिवॉर्डिंग, एज वेल एज आई बिलीव दैट इट्स अ वेरी मॉरल जॉब दैट वी आर डूइंग। आपकी जो फर्स्ट जॉब थी, एज यू सेड, आप इंश्योरेंस बेसिकली आप सेल कर रहे थे इंश्योरेंस। जी 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 जी। सो डोंट यू फाइंड इट टफ? क्योंकि इंश्योरेंस खरीदना लोगों को ऐसा लगता है कि यार सामने वाला कुछ ना कुछ चिपका के जा रहा है। मैं ना बड़ा इंक्विजिटिव था शुरू से, तो मेरे बॉसेस भी हमेशा मुझसे कहते थे कि यार तू बहुत क्वेश्चंस पूछता है, बहुत परेशान करता है। तो हम लोग दिन भर फील्ड पे होते थे और शाम को हम ऑफिस जाते थे, और मैं तो पड़ जाता था बॉसेस के पीछे कि मुझे ये सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। सो आई थिंक आई वांटेड टू लर्न अ लॉट, और सीखते गए तो फिर काम कभी ऐसा मुश्किल नहीं लगा। अच्छा, दूसरा क्या, आप बहुत सिंपल भाषा में समझें कि आज हम इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं, और जनरली पीपल अराउंड एवरीवेयर, सबको कुछ ना कुछ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट तो है ही। एग्जैक्टली, हर फेस ऑफ लाइफ में भी है। हाँ, हर तरह से। तो इट इज़ जस्ट दैट आप कितने अच्छे से ये चीज़ कन्वे कर पा रहे हैं उस क्लाइंट को। जो ये पॉइंट है कि इंश्योरेंस में लोग चिपकाते हैं और गलत तरीके से बेचते हैं, ये ऑफ कोर्स दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस। नहीं होना चाहिए, बट यू ऑल्सो नो दैट फाइनेंशियल सेक्टर में ये सारी चीज़ें प्रेवलेंट है, बैंकिंग में भी ये सारी चीज़ें प्रेवलेंट है। बट आई थिंक इट्स वेरी इजी, बिकॉज इट्स लाइक मेरे साथ अब मुझे जो पर्सनली लगता है कि रोटी कपड़ा मकान के बाद में आई थिंक इंश्योरेंस नाउ इज बिकम एज इम्पॉर्टेंट। सो मुझे तो कभी टफ नहीं लगा, और हमारी जो टीम है, हमारे करीबन 900-950 लोग हैं जो इंडिया में काम करते हैं हमारे साथ वन इंश्योर में। आई ऑल्सो फील दैट उनको भी इतना ये काम कोई टफ नहीं लगता है। आपने वन इंश्योर कब स्टार्ट किया? वन इंश्योर वी स्टार्टेड बैक इन 2008. ओके।
and it's been almost 16 years 16 now. years. Yes. Correct. So coming to the point whereas हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला इंश्योरेंस एक ह्यूमन को कौन सा लेना चाहिए? तो अपन बात करते हैं, लेट्स से एक 24-25 साल का बंदा है, राइट आउट ऑफ जो अभी कॉलेज, कमाना ही स्टार्ट कर रहा है. कमाना स्टार्ट किया है, 50-60-70,000 की जनरली स्टार्टिंग इनकम्स रहती. देखिए, एक तो ये पॉइंट हुआ कि उसको पर्सनली क्या सोचना चाहिए, और एक और बहुत बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, अगर बंदा 25-26 साल का है तो प्रॉब्ली उसके पेरेंट्स 50s में होंगे. आपको अपना एंगल सोचते हुए भी, ऑफ कोर्स आई विल कम टू दैट, कि उसको खुद के लिए क्या करना चाहिए. आपको अपने पेरेंट्स का भी एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस का रिव्यू करना चाहिए. लाइफ इंश्योरेंस नॉट सो मच, बिकॉज अगर आप ही कमाने लगे हो तो अब आपके पेरेंट्स की कोई बहुत ज़्यादा खास लाइबिलिटी रह नहीं गई होंगी, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस एज सच लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनके लिए. बट उनका हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर रिव्यू करें, बिकॉज 50s इज़ द जनरल टाइम इन द कंट्री बीमारियां आना चालू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं. अच्छा, हम सब, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो द सेम. हम सबके माँ बाप मिडिल क्लास हैं, तो ऐसा नहीं है कि अरबों करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में रखा है और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो चेक काट देंगे. True. तो चांसेस आर कि ये जो बर्डन है हम ही पे आने वाला है, बिकॉज वी स्टार्टेड अर्निंग, एंड चांसेस आर कि हमें ही पे करना पड़ेगा. तो सबसे पहला काम ये करें, वंस यू पास आउट एंड वंस यू स्टार्ट अर्निंग, दैट रिव्यू योर पेरेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस. है, अगर है तो कैसा है, इज इट अ गुड पॉलिसी, बैड पॉलिसी. अगर नहीं है तो डेफिनेटली द फर्स्ट थिंग दैट द पर्सन शुड डू इज बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको टैक्स बेनिफिट का भी एंगल है उसमें. Okay. तो 50,000 रुपये तक का गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं तो उस पर आप सीधा टैक्स डिडक्टेबल है. Correct. तो आप 30% तो वही बचा लेंगे, तो इफेक्टिव प्रीमियम आपको 35,000 रुपये साल का पड़ेगा फॉर योर पेरेंट्स. क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंट्री में किसी भी इंश्योरेंस के पर्टेनिंग, वो है कि आप किससे पॉलिसी खरीद रहे हैं. आज से 10 साल पहले एवरीवन इन द कंट्री वांटेड टू बाय द पॉलिसी फ्रॉम समवन दैट ही न्यू. उसको ऐसा लगता था मन में, पहचान वाले से ले लो. पहचान वाले से लेंगे. उसके पीछे 2-3 रीजन थे कि चलो ये हमको कुछ मदद कर देगा, और दूसरा एक और रीजन होता है जो एक इंट्रिंसिक, ये मन के अंदर का रीजन होता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई तो किसी का गला पकड़ने के लिए सही बात कोई रहेगा. ये बहुत लार्जली चेंज हो रहा है. करेक्ट. Because primarily India is becoming a cosmopolitan country and people are moving out and all of that. तो अब ये पहचान वाले लोग तो नहीं ढूंढ रहे. बट इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस आज भी 70 से 80% पार्ट टाइमर्स बेचते हैं, फुल टाइमर्स नहीं है. व्हेन आई एम सेइंग फुल टाइमर्स, जिनका पेशा प्योरली इंश्योरेंस करना हो, ऐसे केवल 20-25% ही लोग. तो बैंकर्स भी बेच रहे हैं. बैंकर्स आर नॉट फुल टाइमर्स, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. बैंकर्स का काम तो लोन है देना और सेविंग्स. बस आप उनके पास जाओ तो फिर उनको बैठा देते हैं कि चलो ठीक है. उनके KRAs होते हैं, KPIs होते हैं, टारगेट्स होते हैं, तो वो पूरा करने के लिए वो आपको एक बोलते हैं सर प्लीज ये ले लीजिए. करेक्ट. तो या तो बैंकर्स बेच रहे हैं या कुछ पार्ट टाइम एजेंट्स भी होंगे. अगर आप भी, इफ यू काइंड ऑफ लुक बैक इन द हिस्ट्री, आपके फादर के पास जो आते होंगे एजेंट, आपके अंकल होंगे, जो भी होंगे, वो आप ध्यान देंगे तो पार्ट टाइमर ही निकलेंगे, आपको फुल टाइमर नहीं मिलेगा वो. ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. ये बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि आप पार्ट टाइमर से ले रहे हो. तो पार्ट टाइमर से इंश्योरेंस इज अ नॉलेज इंडस्ट्री. करेक्ट. पीपल थिंक दैट इट्स अ रिलेशनशिप बेस्ड प्रोडक्ट. इट इज नॉट, इट्स अ नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट. तो आप अगर कच्चे व्यक्ति से लोगे तो आपको एक्सपीरियंस कच्चा ही होने वाला है. Correct. तो पहला पॉइंट मैं बोलूँगा, बाय इंश्योरेंस फ्रॉम समवन हु अंडरस्टैंड्स द बिजनेस, जिसको ये काम आता है. एक बहुत ही सिंपल है इसका तरीका पता करना. आप जैसे उज्जैन को बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर आपने किसी न किसी दुकान के बाहर देखा होगा इन्वेस्टमेंट का बोर्ड, इंश्योरेंस का बोर्ड. वो एक बंदा है जो एक ऑफिस चला रहा है, एक शॉप चला रहा है इंश्योरेंस की. ही हैज़ टू बी प्रोफेशनल अबाउट इट. वो कोई पार्ट टाइमर नहीं है. तो बाय फ्रॉम अ पर्सन हु इज प्रोफेशनल. ये पहला पॉइंट देखें. दूसरा, सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, उसको साइड में रखें. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने एंड से सारे डिस्क्लोजर्स करें. नाउ पीपल आर जनरली कंफ्यूज किस तरीके के डिस्क्लोजर्स. सबसे पहले तो आपकी हेल्थ के डिस्क्लोजर्स. करेक्ट. राइट फ्रॉम योर हाइट, वेट टू, अगर आपका कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है,
आप कोई भी तरीके की मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, कर चुके हैं इन द पास्ट, या आपकी कोई भी सर्जरी हुई है, छोटी सी छोटी चीज़, आप ये मत सोचें अरे ये तो छोटी सी चीज़ थी, अरे ये तो हर्निया था, ये क्या बताने की ज़रूरत है, आप मत सोचें, आप बताएं इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। दूसरा, अपनी हैबिट्स के बारे में प्रॉपरली बताएं। करेक्ट। Habits do not just mean that are you talking about smoking and drinking. Habits could also mean that आपको पैरासेलिंग में इंटरेस्ट है, आप हर साल 2 बार पैरासेलिंग के लिए जाते हैं, आप को स्नॉकलिंग में इंटरेस्ट है, या आपको स्कूबा डाइविंग में इंटरेस्ट है, हो सकता है दैट आप इसको केवल इंटरेस्ट की जगह या एक माइनर हॉबी की जगह इसको काफ़ी सीरियसली लेते हो। तो अगर ऐसा कुछ है ये भी बताइए, बिकॉज इससे अगर कुछ होता है तो वो भी रेलेवेंट है, राइट, बिकॉज इट्स अ हैजर्डस स्पोर्ट दैट यू आर इनटू। करेक्ट। तो आपकी कोई भी इस तरह की हैबिट्स हैं तो वो बताइए, हेल्थ के बारे में बताइए, आपकी लाइफस्टाइल अगर कुछ भी है, किसी भी तरीके के आपका लाइफस्टाइल में डिफरेंसेस हैं, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेट्स से अल्कोहल से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जितना भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो भी है डे 1 पे सारी चीज़ें बता दीजिए। You should be transparent Absolutely. on each and every step. कि पुट द बॉल इन देयर कोर्ट, तुमको मेरे को इंश्योरेंस देना है, मैं ये मैं आज ऐसा हूँ, Correct. अगर तुम मुझे इंश्योरेंस देना चाहते हो इस बेस पे तुम मुझे इंश्योरेंस दो, नहीं देना चाहते इट्स ओके, बट टेल एवरीथिंग अपफ्रंट। एक सही एजेंट की पहचान भी इस चीज़ से है Correct. कि वो आपसे डीपली कितने क्वेश्चंस पूछ रहा है। Correct. अगर वो आपसे ये सारे क्वेश्चंस डीपली पूछ रहा है, इसका मतलब ही इज आल्सो अ राइट एजेंट। नहीं तो सिर्फ आपको चिपकाने आया है वो, हाँ, मतलब अपना टारगेट पूरा कंप्लीट करने आया है। मैं ऐसा नहीं मानता। इंडिया में या कहीं पे भी देखिए फ्रॉडलेंट इंटेंट वाले 2-5% लोग होते हैं। मुझे मालूम ही नहीं कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपसे पूछूं कि इन जनरल आपकी हेल्थ ठीक ठाक है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक ठाक है, या आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक ठाक। बढ़िया है। अब मुझे आज से 10 साल पहले कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई थी, इट इज़ अ बिग बाइंडिंग ऑन माय हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, लेकिन आज की डेट में तो सब बढ़िया है, तो मैंने बोला आपसे सब बढ़िया है। आपने मुझसे पूछा कि ओवरऑल हेल्थ ठीक है, ओवरऑल हेल्थ ठीक है, लेकिन मैंने आज से 4 साल पहले 5 साल पहले अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई खाई, आज की डेट में ठीक है बट तब तो खाई। अब जब मेरा क्लेम आता है और मैं भर्ती होने जाता हूँ और जब मेरी वाइफ से पूछा जाता है पुरानी प्रॉब्लम्स बताइए, तो मेरी वाइफ तो सब कुछ बताएगी, मैं तो बेड पे हूँ। सही बात है। उस टाइम पे जो सारी बताई हुई चीज़ जैसे ही डॉक्टर अपने रिपोर्ट में लिखेगा और ये रिपोर्ट जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के पास में, मैच नहीं होगी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ये तो प्रॉब्लमेटिक है, क्लेम डिक्लाइन करेगी। क्या मेरी गलती है एज एन एजेंट? मैंने तो पूछा था आपसे, मेरे पूछने का तरीका गलत है। मैं बहुत ही इसको जेनरिक वे में, इसको बहुत ही इजी वे में, लाइट वे में पूछ रहा हूँ, इतना लाइट सब्जेक्ट नहीं है ना। मैं आई कीप टेलिंग पीपल, मेरी शादी हुई थी 27 साल में, और मैं अगर 80 साल तक जिया तो मेरी 53 साल शादी चलेगी, राइट, माई वाइफ एंड मी, एंड इफ शी इज ऑल्सो अलाइव, उतने ही साल तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चलनी है। करेक्ट। सो इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर मैरिज। तो मैरिज के टाइम पे इतना लाइटली लेते हैं कि यार सब चलता है वैसा वाला। करेक्ट। सो आई थिंक how serious is your agent and how seriously you are doing disclosures, I think that is very मैटर important. करता है। करेक्ट। इसके अलावा कुछ आजकल काफ़ी सारे राइडर्स और ये भी आने लगे हैं, एड-ऑन्स की तरह जो, हाँ एड-ऑन्स की तरह आने लगे हैं कि आप 5 लाख का ले रहे हो तो और 5 लाख का ले लो। हेल्थ इंश्योरेंस में फिर ये है कि आपको अपग्रेडेड रूम भी मिल जाएगा, आप हो सकता है कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जाके हो सकते हो, जिसमें फॉर एन एग्जांपल आजकल ये भी हो गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आप रह रहे हो उज्जैन में और अगर आपको दिल्ली में जाके करवाना हो तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि आप उस सिटी में जाके नहीं करा सकते। तो ये इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए। बहुत जो सबसे, देखिए आज की डेट में क्या है, जो न्यू एज पॉलिसीज आ गई हैं पिछले 2-3 सालों में, उसमें ये सारे नुआंसेस हट गए। अच्छा। तो यू आर वेरी सेफ, यू आर जनरली गोइंग टू बाय अ गुड पॉलिसी। जिन्होंने पुरानी पॉलिसीज़ लेके रखी हैं, लेट्स से आपके मॉम डैड ने आज से 5 साल 8 साल 10 साल पहले पॉलिसीज़ लेके रखी थी, उन पॉलिसीज़ में बड़े सारे लकूनाज हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो पॉलिसीज़ में, जिसको मैं बोलता हूँ रूम रेंट लिमिट। व्हाट इज़ रूम रेंट लिमिट? लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप उज्जैन में रहते हैं, आपके मॉम डैड ने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, एंड दे आर जनरली फीलिंग ओके अबाउट इट कि भाई 5 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है। उसमें एक टर्म लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं 1% रूम रेंट लिमिट। इसका मतलब आप 5,000 तक के कमरे में रह सकते हैं। अच्छा। 5,000 के कमरे के अगर आप बियॉन्ड जाते हैं, सो लेट्स से टेक एन एग्जांपल, आप
आ गए भोपाल या इंदौर और वहाँ पे कमरा था 7,000-7,500 का, और आपने बोला यार 2,500 ही है, 5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है, 12,500 में जेब से पे कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। जितना भी एक्सेस पैसा है, विच इज़ दैट 2,500 रुपीज़ ओवर योर 5,000 रुपीज़, दैट इज अराउंड 33% ऑफ द ओवरऑल क्लेम अमाउंट, ओवरऑल रूम रेंट लिमिट। तो आपके टोटल क्लेम में 33% आपको जेब से देना पड़ेगा। ओह, दैट मीन्स यू मीन टू से कि अगर मैंने 5,000 का रूम है, अगर वो मैंने 7,500 का चूज कर लिया एंड आई थॉट कि मैं 2,500 मेरी जेब से दे दूंगा, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर पूरे जो claim पे ओवरऑल लगेगा। पूरे क्लेम पे जो 33% है वो पूरा लग जाता है। और आप बॉम्बे आ गए, आपने 10,000 का कमरा ले लिया और 5,000 का रूम रेंट था, अब आपको 50-50 करना पड़ेगा। Oh You'll have to God. do 50-50 ये तो बहुत बड़ा with the insurance company। Yeah, तो lot of people don't even know this कि ऐसा क्लॉज है मेरी पॉलिसी में। इम्पैक्ट कब होता है? जब आप छोटे शहर से बड़े शहर जा रहे हो इलाज कराने के लिए, जब ये इम्पैक्ट निकल के आता है। सेकंड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोपे का। कोपे मतलब कि अगर कोई भी क्लेम आएगा तो मुझे भी कुछ पैसा शेयर करना पड़ेगा। इसमें एक जोनल कोपे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट वाली चीज़ है। लेट से आपने उज्जैन में पॉलिसी ली और उज्जैन का प्रीमियम भर रहे हैं आप। अब आपको नहीं पता होगा कि आप उज्जैन का प्रीमियम भर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप, क्योंकि टियर 3 टाउन है उज्जैन, तो आप उज्जैन वाला प्रीमियम भर रहे हैं। अब आप अगर बॉम्बे आते हैं इलाज कराने के लिए, तो बॉम्बे का तो प्रीमियम एक्सपेंसिव होगा, बिकॉज यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिव है। आपको 20-30% कोपे देना पड़ेगा। अब नाउ यू डोंट रियलाइज दिस, राइट, क्योंकि एजेंट ने आपको बताया नहीं कि आप तो उज्जैन का प्रीमियम भर रहे हैं। तो ऐसे केस में टेल योर एजेंट कि भाई मेरे को वो वाला प्रीमियम बताओ जिसमें कोई जोनल कोपे ना लगे। तो एक ये भी बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। करेक्ट। कमिंग टू द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब आपको सेकेंड कौन सा इंश्योरेंस ऑप्ट आउट लेना चाहिए? सो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस हैंडल कर लें, फिर अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें, बिकॉज दैट इज़ द सेकंड मोस्ट प्रोबेबल थिंग। मैं टर्म इंश्योरेंस में हमेशा ये पॉइंट बोलता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस उसी को लेना चाहिए जिसके ऊपर लाइबिलिटी है। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि कब टर्म खरीदें। अगर आपके बच्चे नहीं है, आपको उनकी एजुकेशन में सपोर्ट नहीं करना, आपके ऊपर लोन्स नहीं है, आपके ऊपर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, तो आपको कोई टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट कई बार ऐसा भी तो बोलते हैं यार कि फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से किसी की अनसर्टेन डेथ हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे माँ बाप या भाई या फैमिली जो है, एटलीस्ट उनको कोई एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा व्हेन आई लीव द। सी पॉइंट इज, अगर आप एज अ जेस्चर किसी के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ठीक है कि भाई ये तो जेस्चर है मेरे साइड से, थोड़ी आपकी सपोर्ट हो गई कि हाँ यार। अब उसमें जैसे मैंने मेरे डैड को कभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, मेरे डैड ने कभी मुझसे पैसे नहीं लिए, अब मैं फिर भी एज अ जेस्चर देना चाहता हूँ तो बात अलग है। बट लॉजिकली स्पीकिंग टर्म इंश्योरेंस इज रेलेवेंट फॉर पीपल जिनके बच्चे हों, जिनके लोन्स हों, और जिनके ऊपर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का बर्डन हो। अगर ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है, यू आर सो यंग, यू आर हैविंग फन इन लाइफ, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं सस्ता है जल्दी खरीद लो, इसलिए एग्जैक्टली वो जितना प्रीमियम आप भर रहे हो जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप उसको एक म्यूचुअल फंड SIP में भी डाल दोगे तो आपकी ज़्यादा रिटर्न बन जाएगी। सो स्टार्ट, जब आपकी गृहस्थी चालू होती है, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग एंड यू गेटिंग मैरिड एंड शादी हुई आपकी, तब आपको टर्म इंश्योरेंस पहली बार प्रॉब्ली सोचना चाहिए खरीदने के बारे में, बिना लॉजिक के। आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है 100%, फिर तो आप खरीदिए टर्म इंश्योरेंस, बट इफ नॉट देन नॉट रिक्वायर्ड। और टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब डूज एंड डोंट्स? The only thing is cost. Just go ahead and buy the cheapest term insurance possible. देखिए इसमें कोई नुआंस नहीं है, इसमें कोई क्लेम एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में कॉस्ट बहुत डिफरेंट है और फीचर्स बहुत वेरी करते हैं एक एक पॉलिसी के बीच में। टर्म इंश्योरेंस इज़ वेरी कमोडिटाइज्ड, तो कॉस्ट इज़ द ओनली प्राइमरी फैक्टर। जिस पॉलिसी में आपको सस्ता प्रीमियम मिल रहा है आप उसको खरीदें। अगेन जैसे मैंने बोला, डिस्क्लोजर सारे करें परफेक्टली, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी इनकम्स को लेके, फाइनेंसेस को लेके, एग्जिस्टिंग अगर आपके पास इंश्योरेंस है उसको लेके, इतना करें एंड जस्ट गो अहेड एंड बाय एनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब आप टर्म इंश्योरेंस कराते हो, मैं जब अपना पहला टर्म इंश्योरेंस करा रहा था, तो सामने वाले जो इंश्योरर है उसने मुझसे ये पूछा था कि आप स्मोक करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, एंड देन उन्होंने कुछ रैंडम टेस्ट वगैरह भी करवाए थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आज स्मोक नहीं करता और आगे 4 साल के बाद मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है एंड आई स्टार्टेड स्मोकिंग, तो क्या उस केस में आखिरी में क्या टर्म इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाएगा?
किसी अनसर्टेन डेथ या किसी के चक्कर में? सो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, दोनों के लिए मैं आपको ये आंसर दे देता हूँ. जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस दिन आपके शरीर के साथ में जो भी स्टेटस है, आपके फाइनेंसिस का जो भी स्टेटस है, आपके लाइफस्टाइल या हैबिट्स का जो भी स्टेटस है, वो मायने रखता है. टर्म इंश्योरेंस लेने के 5 दिन बाद भी, 10 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी अगर आपकी कुछ भी हैबिट चेंज हो रही है, विच शुड नॉट आइडली चेंज, बट अगर हो भी रही है तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन क्लेम ऑन दैट. तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, क्लेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. और जब मैं टर्म इंश्योरेंस ले रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि क्लेम सेटलमेंट इनके 98, 95, 98, 99% तक होते हैं यूजुअली. मतलब सबके, किसी के भी 100% नहीं थे. तो जो 1-2% है वो कुछ रीजंस हैं क्या, किस कारण क्लेम सेटलमेंट्स नहीं होते, किस कारण रिजेक्ट हो जाते हैं? नंबर 1, फ्रॉडलेंट केसेस. जैसे टेक एन एग्जाम्पल, मेरा कोई रिलेटिव है जो गांव में रहता है, थोड़ा डीप, जिसकी सोशल मीडिया हिस्ट्री नहीं है. ये जान पाना मुश्किल है कि वो जिंदा है या बहुत उसकी तबीयत खराब है. मैं एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे एक इंश्योरेंस निकालता हूँ जिसमें मेडिकल नहीं होता, मेडिकल नहीं है, जिसमें मेडिकल इज नॉट कंपलसरी, और मैं उसके नाम पे इंश्योरेंस निकालता हूँ. और वो ऐसा बंदा है जो बहुत क्रिटिकली इल है, टर्मिनली इल है, और उसके बाद 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है और मैं क्लेम करता हूँ इंश्योरेंस कंपनी में. इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें पता कर लेती है, अर्ली क्लेम में ये सब पता चल जाता है. ओके. ऐसे ही केसेस होते हैं. और कहीं कोई अनइंटेंशनल किसी से कुछ नॉन डिस्क्लोजर हो जाए या कुछ हो जाए उस वजह से. अदरवाइज सी, इवन द गवर्नमेंट सेज दैट आफ्टर 3 years इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो यू कांट रियली terminate a claim or let's say disregard a claim. You have to pay the claim. Even अगर नॉन डिस्क्लोजर हुआ है तो भी आपको 3 साल के बाद में एज एन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करना पड़ेगा. अच्छा. तो गवर्नमेंट भी इट्स वेरी कस्टमर फ्रेंडली. यू मीन टू से कि अगर किसी रीजन से अगर क्लेम रिजेक्ट भी हो रहा है तो 3 साल के बाद तो उनको पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग. कैन नॉट बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर केस ऑफ फ्रॉड. अच्छा. एकदम अब जैसे कोई फ्रॉड ही करके बैठा हुआ है, किसी ने किसी को मार दिया है और उसके बाद आके वो क्लेम लेने आ रहा है, तो बात अलग है. अगर माइनर नॉन डिस्क्लोजर है, कुछ छोटी मोटी चीज़ छूट गई, कुछ थोड़ा प्लस माइनस हो गया, तो क्लेम हैज़ टू बी पेड. ठीक है, अंडरस्टूड. अब आता है जब एक इंसान अपनी लाइफ में कमाना स्टार्ट करता है तो या तो जॉब करता है या बिजनेस करता है. अब जब वो जॉब करता है तो उसको ऑलरेडी एक कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलता ही है. तो क्या उसको उस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अपना एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए या उसी में जो उसका कंटिन्यू चल रहा है वो कर लेना चाहिए? सो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज कॉर्पोरेट में जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग जब उनको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है उसके बाद वो पर्सनल पॉलिसी लेने के बारे में नहीं सोचते. सोचना ही चाहिए. देखिए, एवरेज सम एश्योर्ड जो मिल रहे हैं, कवर्स मिल रहे हैं कॉर्पोरेट्स में 3 से 5 लाख के मिल रहे हैं. उससे ऊपर जो कंपनियां हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज जितना ज़्यादा कवर बढ़ाते तो ज़्यादा प्रीमियम भी होगा ऑब्वियसली. तो भाई फाइनली मेरे PNL में से ही जाने वाला है, तो मैं कितना ले पाऊंगा. सो 3 से 5 लाख के कवर्स हैं, बहुत ही कम है ये कवर. मेरे फादर को मैंने एडमिट किया ऑन April 10th. आफ्टर अबाउट 23 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, नो सर्जरी, आई पेड अ बिल ऑफ अबाउट 27 lakhs. 23 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में बिना सर्जरी के, एंड आई कुड नॉट सेव हिम, बट दिस इज़ द ट्रूथ. तो इतना महंगा है इलाज. अगर कोई सीवियर चीज़ हो जाए, थोड़ा खांसी जुकाम, डेंगू, हाथ टूटा, पैर टूटा इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई सीरियस चीज़ हो गई इट इज़ सो एक्सपेंसिव दैट आप ये 3-5 लाख से तो आप हैंडल कर ही नहीं सकते. सेकेंड इज in between jobs, there are a lot of people who change jobs these days. Switching jobs is common, right? हाँ जी. तो switching के बीच में आपका कभी कोई cover नहीं रहेगा. You are always dependent on the company to give you fresh cover. तीसरी बहुत बड़ी relevant चीज़, बंदे को लगता है मैं तो पत्थर का बना हूँ, मुझे तो कुछ होगा नहीं, मैं तो फिट रहूँगा जीवन भर. अब वो 40-42 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद कुछ अपना खुद का स्टार्टअप है, काम करने है, बिजनेस करने निकलता है, एंड दैट इज़ व्हेन ही रियलाइजेस कि यार अरे मेरे पास तो खुद का कवर नहीं है. और जब तक वो लेने जाता है ये पॉलिसी, अब उसको माइनर हाइपरटेंशन सेट इन हो गया है, उसको थोड़ा शुगर सेट इन हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको 10 रुपये में कॉस्ट में आपको जो प्रीमियम देती थी, अब वो आपको 15 रुपये देगी. और मेरे ख्याल से ऐसा भी होता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि लेट्स से जब आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो, ठीक है, और जब आप
इंश्योरेंस की प्रीमियम हर साल 2-3 साल तक कंटिन्यूसली भरते हो, उसके बाद कुछ बीमारियां आपकी कवर होती हैं, उसके पहले Correct. नहीं करती कुछ कंपनीज. करेक्ट. सो दैट्स अ नॉर्म फॉर एवरीवन. पहले 30 दिन के बाद इन्फेक्शंस कवर करती है कंपनियां. ओके. योर डेंगूज एंड द कोविड्स एंड द मलेरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड आफ्टर फर्स्ट 30 days. पहले 30 दिन में वो कवर नहीं होते. जितने भी आपके ऑर्गन स्पेसिफिक सर्जरीज हैं, हर्निया, पाइल्स, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ऑल सर्जरीज आर कवर्ड आफ्टर 2 years. ओके. लेट्स से अब आप ये बोल सकते हो कि हार्ट अटैक भी तो सर्जरी है. तो हार्ट अटैक में अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन नहीं थी, आपके शरीर है, मेरा शरीर है, आप मुझे देख रहे हो, आई एम बिट ऑन द बल्कियर साइड. मुझे अगर हार्ट अटैक आया तो 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा. आप एकदम फिट हो, आपका कोई अंडरलाइंग कंडीशन नहीं, आपको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं था, आपने कभी स्मोक नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, कोई अंडरलाइंग कंडीशन ही नहीं है. इट हैज़ टू, मतलब इट्स लाइक अ सडन प्रॉब्लम दैट इज हैपेंड इनसाइड योर बॉडी. तो आपका ये 30 दिन बाद ही कवर हो जाएगा. मेरा नहीं होगा बिकॉज मेरे अंडरलाइंग कंडीशंस है. मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मेरा मोटापा भी है, ऑल दैट. करेक्ट. सो ये कुछ वेटिंग पीरियड्स हैं. और अगर आपको पॉलिसी लेते वक्त ऑलरेडी बीमारी है, वो भी 3 साल के बाद कवर हो जाती है. अच्छा. सो ये टिपिकल वेटिंग पीरियड्स हैं जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कॉमन है. सो देयर इज नो बिग डिफरेंशिएटर इन दिस. ओके. और जब आप जॉब करते हो तो एक जो कंपनी वो हेल्थ इंश्योरेंस देती है आपको, उसके साथ साथ एक आई डोंट नो वो इंश्योरेंस भी होता है कि जहाँ आप अपने छोटे छोटे मेडिक्लेम्स कर सकते हो. लेट्स से आपने किसी नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह ली. हाँ जी, ओपीडी कवर. हाँ. तो क्या ऐसा कोई कवर नॉर्मल पर्सन भी ले सकता है अगर वो जॉब वॉब नहीं कर रहा होता? तो ऐसा कुछ भी आता है? हाँ, जो हर एक, सो स्टैंड अलोन नहीं आता है ओपीडी कवर. बट अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप उसमें एज एन एड ऑन ओपीडी कवर ऐड कर सकते हो. तो आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन, दवाई, टेस्ट, ये सब भी ये सब कवर, क्योंकि मैंने देखा है ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये भी कई बार बहुत कॉस्ट कवर कर जाती है. आजकल आप मार्केट में 4 टेस्ट कराने जाओ तो आपको 5-10 हज़ार रुपये से कम कोई टेस्ट होते ही नहीं है. और डॉक्टर्स की भी फीस, और आजकल मेडिसिन भी इतनी महंगी हो गई, 20-25 हज़ार कहाँ जाते पता ही नहीं चलता है. तो ये जो आपने ओपीडी कवर बताया, ये कितने रुपए से एड ऑन होता है? मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर 10,000 रुपी काइंड ऑफ ओपीडी कवर एनुअली, 15,000, 20,000, डिपेंड्स ऑन आपका जो बेस पॉलिसी है वो कितने. लेट्स से 10 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 का कवर होगा. 50 लाख की पॉलिसी है तो हायर कवर होगा. तो आपकी बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका ओपीडी कवर कितना होगा. ओके. और गवर्नमेंट की तरफ से भी ना एक दो बहुत एक रुपए में या 12 रुपए पर मंथ में कुछ पॉलिसीज आती हैं, जहाँ पे एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जो कि काइंड ऑफ 2 लाख रुपए तक का कवर देती है. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये लेना बेनिफिशियल है अगर अपने को 1 रुपए 5 रुपए में, मतलब फॉर द लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऑब्वियसली? सो आई थिंक ये आयुष्मान कार्ड भी है जी, ऐसी बहुत सारी ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लोअर क्लास के लिए बनाई है, नॉट इवन फॉर लोअर मिडिल. बिकॉज आज की डेट में इंडिया में लोअर मिडिल क्लास भी खुद का इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकती है. करेक्ट. जो लोग बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये स्कीम्स उनके लिए हैं. तो जो आपने पहली स्कीम का नाम लिया, दैट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, जहाँ पे रफली जो साल का प्रीमियम 400 रुपये के आसपास आता है और 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है. दूसरी स्कीम का आपने नाम लिया, दैट इज़ फॉर पर्सनल एक्सीडेंट, कि अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको कुछ 12 रुपये का कॉस्ट है उसका, और 2 लाख का आपको कवर मिलता है. सो टिपिकली मेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, जो आपके बैंक से सीधे पैसे काट लेते हैं और आपको ये कवरेजेस मिल जाते हैं. तो वेरी गुड इनिशिएटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड दे शुड नॉट गेट इनटू ऑल दिस. प्रॉपर पॉलिसीज खरीदी ताकि आप प्रॉपर बेनिफिट्स ले पाए. जैसे आप थर्ड इंश्योरेंस पे आ जाते हैं, जैसे जैसे इंसान जॉब करता है उसके बाद वो बिजनेस करना भी स्टार्ट करता है. तो ऐसा कोई इंश्योरेंस है जो हमें बिजनेस करते वक्त भी लेना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बिजनेस इज़ वेरी कॉमन. हमारी पूरी फैमिलीज डिपेंडेंट होती है हमारे ही बिजनेस पे. एंड बिजनेस कैन बी एनीथिंग, लाइक फ्रॉम टेक्नोलॉजी बिजनेस टू कोई दुकान भी चला रहा है. तो ऐसा कोई कॉमन इंश्योरेंस है जो यार लेना चाहिए, और क्या क्या कवर होता है उसमें? सो देखिए, अगर आपका बिजनेस इस तरीके का है जहाँ पे आपके ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, या शॉप्स के अंदर माल है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए फायर इंश्योरेंस लेते हैं बेसिकली. जहाँ पे आप स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो आपका सामान है,
जो अगर आपका एक्चुअली आपका कोई गोडाउन है या आपका सामान ट्रांजिट में है तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायर इंश्योरेंस लेते हैं, विच प्रोटेक्ट्स योर स्ट्रक्चर एज वेल एज द कंटेंट इनसाइड इट। ओके। फिर अगर आपका बिजनेस जहाँ ऐसा है कि कोई आपका सामान ट्रांजिट में होता है या आप एक्सपोर्ट करते हैं या विद इन इंडिया गुड्स मूव करते हैं तो उसके लिए फिर आप मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। ओके। और मरीन साउंड्स कि भाई क्या पानी के जहाज से ही जाएगा सामान, ऐसा नहीं है। तो मरीन इंश्योरेंस जेनरिक टर्म यूज होता है ओके। वेर एवर योर गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड यू वांट टू इंश्योर दोज गुड्स। ग्रुप मेडिक्लेम तो है ही जो भाई आप अपने स्टाफ के लिए निकालते हैं। देन देर आर ऑल्सो दीज ऑल रिस्क पॉलिसीज कि भाई मैंने मेरा एक जॉब मेरा एक काम है, मेरा एक बिजनेस है और मैंने एक ऑल रिस्क पॉलिसी ले ली, एक सिंगल पॉलिसी दैट कवर्स ऑल ऑफ माई रिस्क्स। तो ऐसी भी पॉलिसीज आती हैं। सो बहुत ही होलिस्टिक नेचर का इंश्योरेंसेज अवेलेबल है फॉर ऑल काइंड ऑफ बिजनेसेस इन द कंट्री एंड यू कैन प्रीटी मच कवर एवरीथिंग विद दीज पॉलिसीज। अब जब बिजनेस की बात आती है ना तो बिजनेसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल बिजनेस, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वही कि यार मुझे दिख रहा है मेरी फैक्ट्री है, गोडाउन है, इन सब का मैं इंश्योरेंस कराऊंगा तो मुझे जो भी कवर मिल जाएगा। एक होता है इंटेंजिबल जहाँ पे उस बंदे ने अपना ब्रांड बिल्ड करके रखा है जिसकी कोई इट कैन बी एनीथिंग। तो इंटेंजिबल का भी कोई ऐसा इंश्योरेंस होता है जहाँ पे मतलब कुछ इंसान को कवर मिल जाए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कंपनीज एकदम आंखें डूब भी जाती हैं कई बार, कुछ भी हो जाता है, इट ऑल वाइप्स आउट। तो ऐसा भी कोई है क्या इंश्योरेंस? सो लेट मी गिव यू पर्सपेक्टिव। डॉक्टर है, एक होती है पॉलिसी विच इज कॉल्ड एज डॉक्टर्स इंडेमनिटी, जैसे आपने बोला इंटेंजिबल कवर, ऐसे लॉयर्स की भी इंडेमनिटी पॉलिसीज होती हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी का इलाज कर रहा था और उसका इलाज मैं ठीक से नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। नाउ लेट्स से द फैमिली सूज मी एंड आई एम सपोज टू पे नाउ, लेट्स से गिवन एन एग्जांपल। तो ये इंडेमनिटी पॉलिसी किक इन कर जाती है और ये मुझे सपोर्ट करती है और मैं इसके थ्रू जो मेरी रिस्क है उसको मैं जो बंदे की जिसके साथ भी मेरे से गलती हो गई है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसको मैं कवर देता हूँ। सेम वे लॉयर्स इंडेमनिटी भी आती है। तो ये सारे इंटेंजिबल नेचर की पॉलिसीज हैं, क्योंकि भाई एज अ डॉक्टर मेरी स्किल का तो कोई इंश्योरेंस होना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी ये चीज़ उस चीज़ को कवर करती है। करेक्ट। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, जब हम जॉब भी कर लेते हैं, जब हम बिजनेस भी कर लेते हैं, तब हमारे पास हाथ में ATMs कार्ड, बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स आने लगते हैं। तो कुछ आई थिंक इंश्योरेंसेस होते हैं जो ATMs क्रेडिट कार्ड्स के साथ फ्री होते हैं, करेक्ट, या कुछ हमें ऑफर भी किए जाते हैं कि आप ये ले लो। आजकल तो आपने देखा होगा कि आपका जब आप फ़ोन खरीद रहे हो वो चोरी भी हो जाता है तो उसके साथ भी कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी हो देती है, बट ऑब्वियसली इट चार्जेस समथिंग। तो ऐसे कुछ इंश्योरेंस आप बताओ कुछ क्या है? सो दो इंश्योरेंसेस जो बहुत प्रेवलेंट है क्रेडिट कार्ड्स के साथ में एंड हाई एंड क्रेडिट कार्ड्स में आते हैं, वो एक है आपका ग्लोबल मेडिकल इमरजेंसी कवर। जनरली हाई एंड कार्ड्स जो हैं जिनमें हायर लिमिट्स होती हैं, और पेड कार्ड्स जनरली जो होते हैं, जो फ्री कार्ड्स होते हैं उसमें तो ये सारे बेनिफिट्स कुछ अवेलेबल नहीं होते, बट जो पेड कार्ड्स हैं उसमें आपको ये कवर मिलता है विच इज़ योर मेडिकल इमरजेंसी कवर। 50 लाख रुपए तक का जनरली कवर रहता है। एंड अगर आपका कोई एविएशन में एक्सीडेंट हुआ है विच इज़ लाइक से यू आर फ्लाइंग एंड देयर वाज एन एक्सीडेंट, तो आपको 5 करोड़ रुपए तक का कवर, 3 to 5 करोड़ का कवर डिपेंडिंग ऑन विच कार्ड यू होल्ड, ये भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अच्छा। सो दीज आर द काइंड ऑफ कवर्स दैट आर अवेलेबल विद क्रेडिट कार्ड्स। इवन मैंने ये भी सुना है कि जब आप ATM कार्ड्स आपके हाथ में आते हैं तो हर एक ATM कार्ड जब आपको ऑफर किया जाता है बाय बैंक, तो बैंक उसमें एक अप टू शायद 2 लाख रुपीज़ या 3 लाख रुपीज़ या माइट भी 5 लाख रुपीज़ तक का एक एडिशनल फ्री इंश्योरेंस देती है, विच इज़ एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इज़ इट ट्रू या और इस पर रिलायबल करना डू यू थिंक सही है? See, the process of taking a claim is slightly longish in nature because these are all add-ons. मैं हमेशा ये बोलता हूँ if you can afford, तो फिर ये फ्री वाले और ये एड ऑन वाले कवर्स के ऊपर मत जाइए। यू शुड बाय योर ओन कवर्स, बिकॉज आज एक्सीडेंटल पॉलिसी 1 करोड़ रुपए की एक्सीडेंटल पॉलिसी का प्रीमियम इज अबाउट 8 to 9,000 रुपीज़। जहाँ पे अगर एक्सीडेंट से आपकी डेथ होती है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो इफ़ इट इज़ सो चीप
तो फिर ये एड ऑन्स के चक्कर में मत जाइए, बट ऑफ कोर्स कवर्स आर देयर। इट्स जस्ट लगता है कि चलो फ्री में मिल रहा है तो फिर क्लेम कर लो। सी तो फ्री तो कुछ होता नहीं है, बिकॉज हाँ, फाइनली इट विल बी पार्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द कार्ड ओनली, बट या देयर आर कवर्स अवेलेबल, बट उसके ऊपर रिलाई करना इज फाइनली वो गिमिक्स है अपनी सेल करने के। इट्स लाइक मैकडोनल्ड्स में जैसे आपको बर्गर के साथ फ्राइज दे रहे हैं, तो वो वैसे ही है। तो इट्स लाइक अ गिमिक, बट you can't really rely on those covers only. You need to buy your own covers also. नेसेसरी। Yeah. ठीक है, अब हमने कमाना स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो हम लोग फॉरेन ट्रिप्स वगैरह भी लेते हैं। जी। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा टाइप ऑफ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होते हैं, और कितना रिलायबल होता है, ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। So travel insurance is a very reliable. The problem with the travel insurance scenario is that अगर हम किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो हमको एक बेसिक बेयर मिनिमम पॉलिसी दे देता है। दैट पॉलिसी इज जनरली $50,000। सी इंडिया में पार्लांस में अगर आप सोचें तो $50,000 तो आप बोलेंगे 40 लाख रुपए, बहुत सुनने में अच्छा लगता है। बाहर, इंडिया के बाहर 40 लाख रुपए फॉर अ मेडिकल इमरजेंसी इज नथिंग। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। वन ऑफ माई आंट्स, मेरी चाची, यूके गई थी और वो गिरी वहाँ पे और उनको हिप रिप्लेस करना पड़ा बिकॉज हिप में जॉइंट में बड़ा फ्रैक्चर आया। द कॉस्ट वाज अबाउट 63 lakhs। अब इंडिया में हिप रिप्लेसमेंट 5-7 लाख 8 लाख रुपए में हो जाता है। सो अगर आप एक प्रॉपर ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं कैरी कर रहे हैं तो मेडिकल इमरजेंसी में तो जो चैलेंजेस, सी लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ट्रैवल इंश्योरेंस इज मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरा सामान गुम हो गया, मेरी फ्लाइट डिले हो गई, उस सब के कवर के लिए वो सब सेकेंडरी है। द लार्जेस्ट थिंग दैट द ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्स इज मेडिकल इमरजेंसी, जब मैं अब्रॉड हूँ तो साइजेबल कवर लेके जाइए। $50,000 की पॉलिसी आती है। लेट्स से अगर आप 5 दिन के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आपकी मेरी एज पे रफली 1300-1400 रुपये की, और $5 लाख की पॉलिसी आती है 1800 रुपये की। सिर्फ 400-500 रुपये की लोगों को मालूम ही नहीं होता है बिकॉज उस एंगल से सोचते ही नहीं। करेक्ट। मैं किसी भी लेमैन से पूछता हूँ कि कितने की आती होगी तो सब 5x 6x 7x का प्रीमियम बताते हैं कि इतनी की तो होगी, बट एक्चुअली 500 रुपये एक्स्ट्रा डाल के आप $5 लाख की पॉलिसी ले जा सकते हो। सो कैरी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस। बहुत अच्छे इनके नेटवर्क्स हैं ग्लोबली, तो अगर आपको ग्लोबली कोई भी चैलेंज आता है दीज गाइज विल बी एबल टू हैंडल इट। और हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट क्लेम पे किया है ट्रैवल इंश्योरेंस में about 83 lakhs का है। तो जिसके साथ होता है ना वो 83 lakhs, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा ग्लोब ट्रॉटर हो, भले ही हर 6 महीने में अमेरिका जाता हो, जेब से 83 लाख रुपए देना, हाँ 1800, जहाँ 1800 रुपये में उस कॉस्ट को सेटल किया जा सकता था, बहुत अकड़ता है। तो वी कुड डू दिस फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। और ऐसा होता है ना कि यार हमें इतना अंदाजा नहीं होता, इंडिया के बाहर आप किसी भी कंट्री में जाओ तो मेडिकल एक्सपेंसेस Crazy. 4-5 टाइम्स तो Crazy, होते crazy. ही होते हैं। Yeah, और यही है कि हमें लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ही ले लिया, 40 लाख भी बहुत है, इतना ही क्या है। आदमी को ये लगता है कि यार हमें क्या हो जाएगा, घूमने जा रहे हैं ना। अभी तुम घूमने जा रहे हो, तुमको एक मच्छर ने काट लिया, वो मच्छर काटने से डेंगू हो जाता है आदमी को, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन दैट, जस्ट कैरी अ प्रॉपर कवर, दैट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ना इंसान की लाइफ में एक अलग स्टेज और आ जाती है जहाँ पे वो अच्छा पैसा बनाने लगता है, तो फिर वो अपनी बाइक्स भी परचेस करता है और अपनी कार्स भी परचेस करता है। इसके लिए जो इंश्योरेंस आते हैं विच इज़ कॉल्ड एज व्हीकल इंश्योरेंस। हाँ, व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ है जो खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए और डूज एंड डोंट्स हैं? शुरू के 4-5 साल जब गाड़ी नई है, आप जो द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज आप ले सकें लीजिए। देखिए, एक तो बेस पॉलिसी है। सरकार जिस चीज़ को बोलती है ना, गवर्नमेंट बोलती है ना मैंडेटरी है मोटर इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए नहीं बोलती है। आपने सुना होगा थर्ड पार्टी करके एक चीज़ होती है। हाँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। गवर्नमेंट केवल थर्ड पार्टी मैंडेट करती है। तुम्हारा गवर्नमेंट गाड़ी को ना मशीन मानती है। अच्छा। और मशीन, उसके अंदर बैठे हुए इंसान जो वो गाड़ी चला रहा है उससे अलग है। अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तो तुम्हारी गलती नहीं है, मशीन की गलती है, एक्सीडेंट। और मशीन की गलती से अगर किसी का जान या माल का खर्चा हो रहा है, हानि हो रही है, इसको पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। ओके। ओके, सो
इन एन एक्सीडेंट इफ यू हैव अ वैलिड लाइसेंस एंड यू आर नॉट ड्रंक, अगर आपने शराब नहीं पी है, आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। Okay. आपसे कितने भी लोग आपसे कुचल जाएं, मर जाएं, डेथ हो जाए, आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। Until unless आपने शराब नहीं पी और आपके पास वैलिड वैलिड लाइसेंस लाइसेंस है। और आपके पास इंश्योरेंस है। हम्म, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें तो आपकी कोई गलती नहीं, मशीन की गलती है, वो जो आप चला रहे थे जिस मशीन को। ओके, और मशीन से जो भी गलती हुई उसको पूरा करने के लिए थर्ड थर्ड पार्टी पार्टी। इंश्योरेंस होता है। अब उसको टॉपअप उसके साथ में ऐड हो गया जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर, विच मीन्स कि अब जब गाड़ी भिड़ेगी तो मेरी गाड़ी को भी तो कुछ नुकसान होगा, तो मेरी गाड़ी का रिपेयर कॉस्ट भी आप ऐड कर दीजिए। इससे सरकार को कोई लेन देन नहीं। अच्छा, सरकार कहती है ओनली थर्ड पार्टी इज कंपलसरी, बियॉन्ड दैट इट इज। और थर्ड पार्टी में क्या कवर होता है? लेट्स से आपको अगर कुछ हो गया, अगर मैंने आपको गाड़ी ठोकी तो मेरी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, मेरी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, अगर मेरी डेथ होगी तो आपको मेरी इंश्योरेंस कंपनी को मेरी इकोनॉमिक वैल्यू पे करनी पड़ेगी मेरी फैमिली को। अच्छा, अगर मैं कुछ जैसे 2 साल के लिए आउट ऑफ एक्शन हूँ तो मेरी 2 साल की इकोनॉमिक वैल्यू मेरी फैमिली को पे करनी पड़ेगी इंश्योरेंस कंपनी को। लॉन्ग डॉन प्रोसीजर है, कोर्ट में केस होता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, ये पैसा मिलता है डेफिनेटली, थोड़ा टाइम लगता है। सो दिस इज अबाउट थर्ड पार्टी। अब इसके बियॉन्ड अगर आपको अपनी गाड़ी को इंश्योर कराना है, गाड़ी के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को भी एक एक्स्ट्रा कवर देना है, गाड़ी के अंदर जो आपने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाई है, सामान लगाया है, उसको भी एक कवर देना है। फिर तो चीजें अनलिमिटेड है, टायर फटने से सब लेके कुछ और मिलता है आपको, engine चाबी cover भी घूमने मिल रहा है, तक, चाबी सब मिल रहा है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। करेक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी अंडर वैल्यू करा के अपनी गाड़ी को, कई लोग सोचते हैं प्रीमियम बचाने के लिए लोअर आईडीवी जो डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है उस लोअर वैल्यू पे करा लेता हूँ। ये सब मत करें, बिकॉज यू डोंट नो, अब गाड़ी चोरी हो गई आपकी, अब आपने लोअर वैल्यू पे इंश्योरेंस करा रखा है तो कंपनी उतना ही आपको इंश्योरेंस देने वाली है। एड ऑन्स आते हैं जैसे जीरो डेप्रिसिएशन एंड ऑल दैट, ये ज़रूर ले। जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन जो मिलता है वो बहुत ही सिंपल सा एड ऑन है, उसमें आपकी 3 साल पुरानी भी अगर गाड़ी हो गई और आपने जीरो डेप लिया हुआ है और एक्सीडेंट में उसके पार्ट्स गए और जब नए पार्ट्स आपको खरीदने हैं तो आपको एमआरपी मिल जाएगी। अगर आपने जीरो डेप नहीं लिया हुआ है तो आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ पार्ट्स मिलती है वापस। तो क्यों खर्चा करना है अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम में जीरो डेप कवर मिलता है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। और डू यू थिंक जो बाकी एड-ऑन्स हैं, लाइक जैसे टायर फट जाना, कीज रिप्लेसमेंट होते प्रीमियम हैं, कार में तो लेना ही चाहिए। लेना चाहिए? हाँ, अगर आपने 30-40 लाख रुपए की गाड़ी लेके रखी है तो मेरी गाड़ी की की इज़ फॉर अबाउट 26,000 रुपीज़। वो 26,000 रुपये को कवर करने के लिए मुझे 600 रुपये का अगर मैं प्रीमियम भर रहा हूँ साल का, तो आई एम ओके विद दैट। सो लेने चाहिए, प्रीमियम गाड़ियों में डेफिनेटली लेने चाहिए। 5-6 साल 7 साल हो गए गाड़ी को, पुरानी हो गई गाड़ी, आप चेंज करने वाले हो, देन इट्स अप टू यू। एक रिटर्न टू इनवॉइस कवर आता है जहाँ पे आपको नई गाड़ी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी आपकी जल गई, टोटल वो लॉस, आता है रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस मतलब एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू, पूरी पैसे मिलेंगे आपको। करेक्ट। मेरी पल्सर चोरी हुई थी तो मुझे 100% अमाउंट नहीं मिला था, मुझे मिला था गाड़ी की वैल्यू का प्लस उसके ऊपर जो आजकल आरटीओ और इंश्योरेंस और ये सब होता है, वो सब कुछ भी नहीं मिला था। तो अगर मैं रिटर्न टू इनवॉइस लेता तो आई थिंक मुझे वो सब भी मिल जाता जितना मैंने, मतलब इवन इंश्योरेंस की भी कीमत तक मिल जाती। नहीं, रिटर्न टू इनवॉइस मतलब इनवॉइस वैल्यू ऑफ द कार। ओके, इनवॉइस वैल्यू ऑफ द कार, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। अगर आप वो नहीं लेते हो रिटर्न टू इनवॉइस तो उस पर भी वो डेप्रिशिएशन काट देंगे। अच्छा, तो 3 साल में मोटा मोटा गाड़ी 50% डेप्रिशिएट कर जाती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपने अगर 2 लाख की क्योंकि पल्सर 3 ली साल है, में काफ़ी डेप्रिशिएट कर ही रही है गाड़ियों की, तो डेप्रिशिएशन होती है। तो आपने 2 लाख की पल्सर ली है तो आपको 1 ही लाख रुपए मिलेगा, और आपने अगर रिटर्न टू इनवॉइस लिया हुआ है तो आपको पूरा 2 लाख मिल जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अब हमने जॉब भी कर ली, बिजनेस भी कर लिया, हम घर में गाड़ी भी ले आए। अब सबसे बड़ा इंसान की लाइफ में एक अचीवमेंट होता है घर खरीदना। एक सबका एक इंस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे आती है 2 चीज़ें। एक तो जब हम घर खरीद रहे हैं तब हम लोन भी कराते हैं और घर भी खरीदते हैं और घर के अंदर सामान भी रखते हैं, तो उससे रिलेटेड भी कुछ इंश्योरेंसेस होते हैं। करेक्ट। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि घर में जब आप लोन लेते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली बैंक आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी देता है, विच इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द नेम ऑफ द पर्सन हुज टेकन आउट द लोन। तो क्या करता है बैंक आपको जो सैंक्शन लेटर रिलीज करता है उसमें लिखा होता है कि अगर तुमको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए साथ में तो ये प्रीमियम है, ये लोन अमाउंट है, ये EMI है। तुमको लाइफ इंश्योरेंस प्लस होम इंश्योरेंस कवर चाहिए तो ये तुम्हारा टोटल लोन अमाउंट है और ये EMI है। और अगर तुमको बिना इन चीज़ों के केवल लोन अमाउंट चाहिए तो तुम्हारा ये लोन अमाउंट है और ये EMI है।
आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट आपको अगर बैंक दे रहा है साथ में, एंड इफ द कॉस्ट इज ओके विद यू, एंड इफ यू थिंक दैट यू डू नॉट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस, तो आप खरीद सकते हो. बट वो बैंक वाली जो पॉलिसी है थोड़ी कॉस्टली हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो लोन में ऐड कर रहा है आपका अमाउंट, आप उस पर भी इंटरेस्ट पे करोगे साल का, जब तक आप रिसेंटली जब मैंने घर लिया था तो मुझे भी सेम चीज़ें मेरे सामने आई थी, जहाँ पे दे ऑफर्ड मी कि आप होम लोन, ये लोन के साथ लोन इंश्योरेंस ले लो, और ताकि आपको कल को कुछ भी होता है तो वहाँ पे, तब मेरे दिमाग में आया था कि मैंने ऑलरेडी एक टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो फिर मैं क्यों लूँ. और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जब मैं बैंक से ले रहा था तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हायर थी रादर देन जब मैं डायरेक्टली लेता. करेक्ट. सो सी, बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बैंक आपको एक इकट्ठा प्रीमियम चार्ज करके वो लोन में अमाउंट में ऐड कर रहा है. तो करेक्ट. लेट्स से मैंने 1 करोड़ का घर का लोन लिया और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इंश्योरेंस खरीदा. अब वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए का लोन हो जाएगा, और वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए पे मेरा इंटरेस्ट भी जाएगा और वो मेरा EMI का पार्ट बन जाएगा. ये तो है. So it becomes very costly. Number 2, it is called a mortgage redemption policy, which means जैसे जैसे मेरा प्रिंसिपल कम होता जाएगा, मेरा लोन, मेरा कवरेज का अमाउंट भी कम होता जाएगा. तो मैं भरता जा रहा हूँ. लेट से 20 साल का लोन लिया मैंने, 10वें साल में मेरी डेथ हुई तो मैं बहुत बड़ा पार्ट एक भर चुका हूँगा. वो जितना पार्ट बचा हुआ है बस वो सेट ऑफ होके बैंक को मिल जाएगा और मेरी फैमिली घर रिटेन कर लेगी. मेरी फैमिली को कोई पैसा नहीं मिलेगा. अच्छा. जब आप खुद का टर्म इंश्योरेंस खरीद रहे हैं और आपकी वाइफ नॉमिनी है, तो आपकी वाइफ को पूरा पैसा आएगा. जितना लोन बचा होगा वो वाइफ उनको पे कर देगी, बाकी पैसा वो रिटेन कर लेगी. तो अगर होलिस्टिकली देखना है तो टर्म इंश्योरेंस विल ऑलवेज बी बेटर देन मॉर्गेज रिडेम्पशन पॉलिसी. करेक्ट. अब बात करते हैं जो आपने सेकंड पॉइंट बोला कि घर का भी कवर होता है. ऑफ कोर्स जब आप लोन ले रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन का तो पॉलिसी एक वो साथ में आपको जनरली देते ही हैं कि भाई आपका ये घर है, 4 दीवारी है जिस पे हमने लोन दिया है, और इस 4 दीवारी को कुछ हो गया तो उसके लिए दी इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू. आज जो होम इंश्योरेंस है वो बहुत ही अंडर सोल्ड और अंडर बॉट प्रोडक्ट है कंट्री में. लगभग 2 करोड़ का घर है तो उसकी पॉलिसी का प्रीमियम कितना होगा? 7,000 8,000 पर ईयर ना. बहुत अच्छी पॉलिसी का. अच्छा. लोगों को मालूम ही नहीं. और क्या क्या कवर हो जाता है सब उसमें? कुछ, कंटेंट भी कवर होगा, घर भी कवर हो जाएगा. अच्छा. आज मैं 2 करोड़ के घर की बात बता रहा हूँ, और बहुत हाई एंड पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको एक्चुअल, अगर आपके घर में स्ट्रक्चरल कुछ प्रॉब्लम आती और वो घर अब डीम्ड फिट नहीं है रहने के लिए, अर्थक्वेक आ गया, कुछ प्रॉब्लम आई, फ्लड आया उसकी वजह से, तो अब आपको जो एक्चुअल रिटेल प्राइस है उस टाइम पे उस घर का एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम, वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे ख्याल से जहाँ बात आती है टायर 1 सिटीज़ की, जहाँ पे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तब यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि बिल्डर ने वो घर बनाया होता है और अपने, और शायद आप एक एग्जांपल भी बता रहे थे आपके मेरे कलीग फ्रेंड के साथ कलीग का. मेरे कलीग के साथ ही हुआ कि उसने फ्लैट खरीदा, 2 साल रहा, और फ्लैट में नीचे जो बेसमेंट होता है जहाँ आप गाड़ी वाड़ी लगाते हैं उसमें पिलर्स होते हैं, तो उसमें से एक पिलर थोड़ा टिल्ट हो गया. अब जैसा भी उसने बनाया होगा, तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो बहुत क्लियरली आके सीधे बोल देता है भाई डीम्ड अनफिट टू स्टे, यू कांट स्टे इन दिस. तो वो लोग सब मूव आउट कर गए वहाँ से. अब रेंट भी दे रहे हैं. अच्छा, जब तक रिपेयर वर्क चल रहा है 2-3 साल, क्योंकि अब तो वो पूरा स्ट्रक्चर नीचे से चेक करके उनको करना, तब तक उसकी EMI भी चल रही है. तो बहुत महंगा काम उस बंदे के लिए हो गया था. अब यहीं पे अगर उसका होम इंश्योरेंस हुआ होता तो ही कुड हैव जस्ट बॉट अ न्यू हाउस फॉर हिमसेल्फ, बिकॉज वो बहुत बड़ा डैमेज था प्रॉपर्टी को. तो होम इंश्योरेंस बहुत अंडर सोल्ड है, लोग नहीं खरीदते हैं आज भी. खरीदना चाहिए डेफिनेटली, बहुत सस्ता होता है और आपका कंटेंट भी सारा प्रोटेक्टेड है. आपके घर में जो भी वैल्यूएबल्स हैं, आपके टीवी है, ज्वेलरी है, सब कुछ कवर्ड है उसमें. अच्छा, वो सारा होम इंश्योरेंस में ही कवर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल. मैंने सुना है कि गोल्ड ज्वेलरी के लिए भी एक अलग इंश्योरेंस होता है, तो अगर क्या हम होम इंश्योरेंस ले लेते हैं और उसी के अंदर ज्वेलरीज वगैरह ये सब होती है तो कंटेंट वो बिल्कुल बिल्कुल कवर्ड है. क्या टर्म बताया आपने? कंटेंट. अगर होम इंश्योरेंस विद कंटेंट अगर आपने लिया है तो उसके अंदर आपको जो भी आपका छोटी से छोटी चीज़ भी कवर करनी है वो भी कवर हो जाएगी. आपके पास इनवॉइस होना चाहिए. अच्छा, तो चीज़ों का इनवॉइस होना चाहिए. इट कांट बी योर एंसेस्ट्रल गोल्ड लाइंग विद यू फ्रॉम एजेस जिसका कोई इनवॉइस नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपने खरीदी नहीं आप उसका इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं? दैट इज ट्रू. तो इनवॉइस होना चाहिए. अगर इनवॉइस है तो पक्का आपको इंश्योरेंस मिलेगा. कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पे अपना इंसान की लाइफ में होता है, जब वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है तब वो अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट करता है, तो ऐसा कोई इंश्योरेंस है जो अंबानीज और अडानीज भी लेते हैं और मतलब
which is not like सो देखिए, एक तो उनके पास जो कंटेंट होगा वो बड़ा मल्टी मिलियन टाइप का कंटेंट होगा. आई एम श्योर दे वुड हैव पेंटिंग्स एंड ब्यूटीफुल थिंग्स एंड वासेस वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस. तो उन सब का तो इंश्योरेंस होता ही है उनके घर के अंदर. इंडिया में आज हेल्थ इंश्योरेंस में ग्लोबल पॉलिसीज आ गई हैं. 10-10 करोड़ रुपए के कवर है. आप इंडिया में भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, आप वर्ल्ड वाइड जाके कहीं पे भी अपने मन से ट्रीटमेंट ले सकते हो. आप यूएस जा सकते हो अपने ट्रीटमेंट के लिए. आप कॉन्शियज फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो अपने ट्रीटमेंट के लिए. आप यूएस, सिंगापुर, द बेस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो. तो इतने हाई सम एश्योर्ड की पॉलिसीज आ गई हैं चेन्नई के लिए. इसके बाद आप लेट्स से यू ओन अ वेरी हाई एंड कार, यू ओन अ लैम्बोर्गिनी और रेंज रोवर और व्हाटएवर. तो फाइनली विद इनकम द वैल्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू आर प्रोटेक्टिंग, दिस कीप्स इंक्रीजिंग. बाकी जो नेचर ऑफ इंश्योरेंस है वो तो सेम ही रहता है. तो सिंपली ये समझो कि अंबानीज अडानीज भी सेम ही इंश्योरेंस ले रहे हैं, बट उनके इंश्योरेंस की वैल्यू, उनके प्रीमियम्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके एसेट्स इन सब की वैल्यू ज़्यादा है. और जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें यूज़ करने वाले इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल्स को, अगर किसी की हॉस्पिटल्स से वो कुछ लेने वाले हैं तो वो ज़्यादा होगा. तो दैट इज़ द रीज़न, राइट? ठीक है. व्हाट डू यू थिंक क्लेम्स रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? मतलब किसी भी काइंड ऑफ, वेदर इट्स हेल्थ इंश्योरेंस, इधर टर्म इंश्योरेंस, ये सारे क्या बेसिक रीज़न होता है रिजेक्ट होने का? देखिए 3-4 रीज़न है. द बिगेस्ट रीज़न इज विच इज़ 25% इंडिया में जो क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं वो नॉन डिस्क्लोजर्स की वजह से होते हैं. जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरू में बताया, ये नॉन डिस्क्लोजर्स जो हैं ये इंटेंशनल नॉन डिस्क्लोजर्स नहीं है. अनइंटेंशनल, जो आपने बताया कि पता नहीं था, फिर वो हो गया. तो नॉन डिस्क्लोजर्स इज 25%. 25% इसलिए है क्योंकि जो आपने पॉइंट बोला कि भाई वेटिंग पीरियड्स होते हैं. अब एज ए एंड यूजर कंज्यूमर मुझे मालूम ही नहीं मेरी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड है और मैं पहुंच गया आपके पास क्लेम लेने के लिए. तो मेरे को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है, मेरे को हाइपरटेंशन है, मेरी पॉलिसी में 3 साल का हाइपरटेंशन का वेटिंग पीरियड है, और मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई और मैं पहुंच गया आपके पास क्लेम लेने के लिए. मैं बोला अरे जी मेरा क्लेम दे दो, तो क्लेम तो आपका रिजेक्ट हो गई बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ द वेटिंग पीरियड टाइम. तो ये रीज़न है एक बड़ा. तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्लेम एडमिसेबल ही नहीं था. मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको भर्ती होना ज़रूरी था, और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपको भर्ती होना ज़रूरी नहीं था. जनरली ये 50-50 क्लेम्स होते हैं. ये फाइट करने वाले क्लेम्स होते हैं. ऐसे क्लेम्स में हमारे जैसे प्रोफेशनल्स अगर आपके साथ हैं तो आपका केस बिल्डअप करना ज़्यादा आसान है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ये वाले. मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ. अबाउट 70-year-old लेडी, यहीं बॉम्बे में थाने की बात है. रात को सडनली उनको चक्कर आ गए और वो गिर गई. अब उनके बच्चे दोनों जो हमारे रिलेटिव हैं वो नहीं थे, तो उनकी नातिन थी उनके पास में, उनकी ग्रैंड डॉटर. तो वो सडनली भाग के उनको एक हॉस्पिटल में लेके गई जो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में था. और रात को हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया क्लेम फाइल करने का. तो अगले दिन सुबह ये न्यूज़ आई, वो 24 घंटे के लिए रखा था उनको. केवल उनको ये देख रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं एंड शुड नॉट गेट वर्स. तो अगले दिन जब हमने क्लेम की प्रोसीजर ख़त्म करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला, कंपनी बोली तो ज़रूरत ही नहीं थी. तो हम उन लोगों पे ये कह के चढ़ गए कि किसका हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल तुम्हारा है, तो तुम अब खुद के नेटवर्क हॉस्पिटल पे भी विश्वास नहीं करोगे कि डॉक्टर गलत क्लेम करवाएगा. तो फाइनली देन दे ऑफ कोर्स अंडरस्टूड एंड दे पेड फॉर इट. सो ऐसे 50-50% वाले जो क्लेम्स आते हैं जहाँ पे टच एंड गो होता है, दोनों तरफ मामला जा सकता है, यहाँ पे यू नीड प्रोफेशनल सपोर्ट एंड प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम पीपल लाइक अस. देन एक और बहुत बड़ा रीज़न है क्लेम रिजेक्ट होने का कि कोई एक्स्ट्रा पेपर की रिक्वायरमेंट थी, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था इंश्योरेंस कंपनी को, और बिकॉज ऑफ फटीग, बिकॉज ऑफ अरे जाने दो यार भाड़ में, उस रीज़न की वजह से जो व्यक्ति था जिसका इंश्योरेंस था उसने वो पेपर प्रोड्यूस ही नहीं किया. क्या होता है कई बार वो होता है ना, हमने कोई गलत चीज़ मंगा ली, अब वो घर पे आ गई, अब वो पड़ी हुई है, अब रिटर्न कौन करे यार, ठीक है
तो ऐसे अगर छोटा क्लेम है 10-20-25 हज़ार रुपये का क्लेम है और कुछ पेपर वर्क मांग रही है इंश्योरेंस कंपनी फॉर सम क्लैरिटी, फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्लेम बेटर, और हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो भाड़ में जाए यार, देख लेंगे। तो ऐसे करीबन 17-18% क्लेम्स इंडिया में इस वजह से रिजेक्ट होते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट जो मैंने मांगा वही नहीं दिया मुझे। यहाँ पे भी हम जैसे लोगों की ज़रूरत है जो बीच में पढ़ के ये डॉक्यूमेंट ला के आपको दे सके इंश्योरेंस कंपनी को और आपका क्लेम पे करा सके। तो लार्जली यही रीजंस हैं जिनकी वजह से क्लेम डिनाई होते हैं। ओके, अब हमने बहुत सारी जर्नी तो कवर कर ली है। जी। अब एक आखिरी चीज़ और आ जाती है, जब इंसान ने अपना घर भी ले लिया, बिजनेस भी सेटअप कर लिया, फिर वो शादी करने के लिए आता है, राइट? जी। तो शादी करते वक्त और अपना बेबी प्लान करते वक्त उस टाइम पे भी कुछ इंश्योरेंसेस होते हैं जिन इंश्योरेंसेस को लेना चाहिए। जी। सो व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड और आपके स्पाउस आपको ज्वाइन करने वाले हैं, अब आपको ये देखना पड़ेगा जैसे एज अ हस्बैंड आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपकी वाइफ शादी होकर आपके घर में आ रही हैं, तो आप उनको शादी होते से ही ऐड कर सकते हैं अपनी फ्लोटर पॉलिसी में। ओके, योर इंडिविजुअल पॉलिसी कैन बिकम अ फ्लोटर पॉलिसी। या अगर आपकी वाइफ के पास बेहतर पॉलिसी है आपसे तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं एज अ मेंबर इन द फ्लोटर पॉलिसी। जहाँ तक बच्चे की बात है, बच्चा बॉर्न होने के बाद डिलीवरी से 90 डेज़ के बाद में, आफ्टर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ हिज लाइफ और हिज लाइफ आर ओवर, तो वो एक फ्लोटर पॉलिसी का पार्ट बन सकता है हेल्थ इंश्योरेंस में। फर्स्ट 90 डेज़ के लिए वो लोग ऐड नहीं करते हैं, आफ्टर द 90 डेज आर ओवर तो आप उसको बच्चे को ऐड कर सकते हैं। फ्लोटर मीन्स ऐड समवन। हाँ जी, फ्लोटर मीन्स मेरा एक कवर है जिस कवर में हम कॉमन यूज करेंगे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, उसको फ्लोटर बोलते और हैं। इसी के कारण उसकी प्रीमियम भी कम आती है। बिल्कुल, बिकॉज आप शेयर कर अभी रहे हैं cover। रिसेंटली जैसे आई गॉट मैरिड, तो मेरी प्रीमियम सिंगल की आ रही थी 11-12,000 एंड पूजा और फिर मेरी, हम दोनों की कंबाइन होके आई थिंक 15,000 ही आई। Yeah. तो वो एक फ्लोटर बिकॉज इट्स अ कॉमन पूल। कॉमन पूल और अगर आपकी और पूजा की अलग अलग 2 पॉलिसीज होती तो उनको इंडिविजुअल कवर बोला हाई हो जाता। अंडरस्टूड का। और उसके बाद जब मैटरनिटी वाला होता है, तो बिफोर मैटरनिटी एंड आफ्टर मैटरनिटी इज देयर एनीथिंग काइंड ऑफ इंश्योरेंस जो लेना चाहिए या कहीं कुछ एडप्ट करना चाहिए? सो मटर्निटी कम्स विद अ वेटिंग पीरियड। अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं, अब मेरी वाइफ कंसीव कर गई है अब आप मुझे मटर्निटी कवर दे दीजिए। तो मटर्निटी कवर्स जनरली हैव अ वेटिंग पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 2 to 4 years, विच मीन्स पॉलिसी, आप जैसे आपकी शादी हो गई, अब आपने वाइफ को ऐड किया, आप मैटरनिटी का एड ऑन स्टार्ट करा लो, और उसके बाद अगले 4 साल तक अब अगर आप बच्चा प्लान करोगे देन यू कैन ऑप्ट फॉर द मैटरनिटी कवर। थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए इस वजह से, क्योंकि 4 साल का वेटिंग पीरियड है। मैटरनिटी लेने की वजह से कॉस्ट बढ़ती है, तो कई बार ऐसा होता है 4 साल में आपने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट भर दी और जो आपको डिलीवरी का जो कॉस्ट मिलेगा, डिलीवरी का कॉस्ट अनलिमिटेड नहीं मिलता है, आपको कैपिंग होता है 1-1.5 लाख रुपए मैक्सिमम। तो ऐसा नहीं हो जाए कभी कि आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट भर दी 20-25 हज़ार रुपये साल की फॉर गेटिंग दैट मैटरनिटी बेनिफिट। 4 साल का वेटिंग पीरियड था तो लाख रुपए तो भर ही चुके हो। अब लाख रुपए भर के अगर 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए मिलने वाला है तो डज इट रियली मेक सेंस? उतना तो पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा दिए होते हो 25-25 हज़ार रुपये तो उधर से हो जाता। सो बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी यू आर टेकिंग, डोंट गेट कैरिड अवे। कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ के अंदर अगर मैटरनिटी है वो बहुत बेनिफिशियल होती है, बिकॉज वहाँ वो बहुत लो कॉस्ट में काम हो जाता है। रिसेंटली ना मैं मतलब ऑलमोस्ट पिछले 6 या 7 साल से अपने हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम भर रहा हूँ, पूरी फैमिली की। अभी वो प्रीमियम पहुँच गई है 50,000 रुपीज़ में, और ट्रस्ट में ऑनेस्टली फिंगर टचवुड अभी तक मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं लगी, ना आगे लगे। बट अब मुझे थोड़ा ना ऐसा लगता है कि यार 50,000 प्रीमियम जा रही है, अगर मैं इसी 50,000 को कहीं सेव कर लूँ या इन्वेस्ट कर लूँ तो वो शायद ज़्यादा रिटर्न देगा, और एट द टाइम जब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तब मैं उसको यूटिलाइज कर लूँ। तो डू यू थिंक इट्स अ आइडियल थिंकिंग कि यार ऐसा करना चाहिए मुझे? सो लॉट ऑफ यंगस्टर्स हैव दिस पॉइंट कि यार इतना पैसा जाता है, क्लेम तो पता नहीं कब आएगा, तो इसी को पैसे को इन्वेस्ट कर दें और लेट्स मेक अ रिटर्न आउट ऑफ दिस। सो आइडली लेट्स से यू आर फेचिंग अबाउट 12% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल करता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप 50,000 रुपये डाल रहे हैं और वो हर 6 साल में डबल होगा। तो जब 6वें साल तक आप पहुंचेंगे तो आपने मोटा मोटा 3 लाख रुपए डाला होगा, वो बन जाएगा 6 लाख रुपए। फिर वो 6 लाख फिर डबल करेगा तो वो 12 लाख हो जाएगा।
आप इस 50,000 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय फैमिली, मैं 50,000 का प्रीमियम भरता हूँ, मेरी फैमिली का 1 करोड़ का कवर है करेंटली। इस 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए ये 3-3 लाख रुपए डेवलप होता जाएगा और मैं 50,000 रुपये डालता जाऊँगा, मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा। तब तक के लिए अगर मेरी फैमिली में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आई एम नॉट कवर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ एन अमाउंट। दूसरा एक बहुत बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी फादर की डेथ हुई और एक 22-23 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में रफली 27 लाख का बिल आया। ऐसा अगर हुआ होता कि वो ठीक हो जाते और ये उनको रिलैप्सिंग इशू हो जाता, तो वो हर साल अगर उनको कुछ होता, और आई नो ऑफ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स जो हर साल अपनी 10-10, 15-15 लाख रुपए की पॉलिसी को पूरा यूटिलाइज करते, क्योंकि उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो हर बार उनको ये रिलैप्स करती हैं, और कई बार से वो लोग ये 1-2 साल की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आई नो ऑफ कस्टमर जो 5-5, 6-6 साल से लगातार 15-15 लाख, 18-18 लाख रुपए के क्लेम्स कर रहे हैं हर साल। सो सी, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, एक बार आपने ले लिया ना, उसके बाद जितने का आपका कवर है वो n नंबर ऑफ टाइम्स आप क्लेम कर सकते हैं। आप आजीवन अगर हर साल भी 1 करोड़ की पॉलिसी लेके आप हर साल 1 करोड़ रुपए का भी क्लेम करते हैं तो आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी रोक नहीं सकती। सो दिस इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। और फिर आप ये समझ लीजिए कि स्कॉट फ्री हैं आप पूरे जीवन भर। पीपल हैव कैंसर इश्यूज, राइट। आई हैव अ कलीग जिसकी वाइफ को कैंसर है और 4 बार रिलैप्स कर चुका है, और चारों बार, एक बार उसको ब्रेस्ट में हुआ, फिर उसको किसी और ऑर्गन में फैला, और फिर उसको और किसी ऑर्गन में फैला। अब नाउ कैंसर ट्रीटमेंट इज 30 lakhs ऑन एन एवरेज, बहुत इजी लग जाता है। So 15-20 लाख 30 दैट्स लाख। द पॉइंट। तो आज कितने पैसे इकट्ठे कर लोगे, कितने पैसे इन्वेस्ट कर लोगे, जो इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर लोगे कि बार बार उससे पैसे निकाल पाओ। तो आई डोंट थिंक सो दैट इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट एट ऑल। सो यू कांट रियली सब्सटीट्यूट इन्वेस्टमेंट विद अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज इम्पॉसिबल टू डू। करेक्ट। और सिंस जैसे आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, तो जब आप बहुत ही इनिशियल लेवल पे होते हो, फॉर एन एग्जांपल मैंने मेरा टर्म इंश्योरेंस ले लिया था जब मैं 22-23 साल का था, तो उसकी प्रीमियम भी कम आती है, बट जो मैंने जब टर्म इंश्योरेंस लिया तो उसका जो क्या कहते हैं उसको, 50 lakhs 1 करोड़ सम अश्योर्ड था। अब नाउ आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ वेयर आई एम अर्निंग ज़्यादा, तो अब मुझे चाहिए कि मेरा टर्म इंश्योरेंस भी बढ़े, लाइक फ्रॉम 50 lakhs टू 1 करोड़, 1 करोड़ टू 2 lakh, 2 crores। तो उसका कुछ भी होता है जिससे ये अमाउंट भी फ्रिक्वेंटली बढ़ता जाए, कंपाउंड होता जाए, या कुछ इन एनी वेज? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपनी लाइफ स्टेज के हिसाब से नई पॉलिसी खरीदते जाइए। जैसे मेरे पास 7 टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं, 7 पॉलिसीज पुट टुगेदर। तो जैसे जैसे मैंने एक लोन लिया तो मैंने एक पॉलिसी खरीदी, मेरा एक बच्चा हुआ तो फिर मैंने एक पॉलिसी खरीदी, मेरा दूसरा बच्चा हुआ मैंने फिर पॉलिसी खरीदी, मैंने फिर एक और घर खरीदा, लोन लिया तो मैंने एक और पॉलिसी खरीदी। तो एज एंड व्हेन मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ नया मोड़ आता गया, वैसे वैसे मैं अपना टर्म इंश्योरेंस बढ़ाता गया। एक तरीका ये है। तो ये खुद ही बढ़ता है या आपको एक अलग पॉलिसी लेनी पड़ती है? खुद पॉलिसी लेनी पड़ती है। दिस इज वन ऑफ द वे टू डू इट। इसमें नेगेटिव ये है कि हर बार आपकी मेडिकल अंडरराइटिंग होती है और हर बार आपकी फ्रेश तरीके से फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी होती है कि वेदर आप ये लेने के लिए सक्षम हैं आज की डेट में कि नहीं, मेडिकली और फाइनेंशियली। और रिटर्न्स भी वो लोग चेक करते होंगे जैसे टर्म इंश्योरेंस में चेक करते हैं। आपकी फाइनेंशियल्स चेक करते हैं वो लोग, और आपकी आज की डेट में जो एलिजिबिलिटी उसके बेस पे आपको कवर देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप एक लाइफ स्टेज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें। लाइफ स्टेज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ये बोलती है कि आपका जो भी बेस कवर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपकी शादी होगी तो वो कवर 50% से बढ़ जाएगा अपने आप। ओके। जब आपका बच्चा होगा तो फिर 25% से और बढ़ जाएगा आपका कवर। दूसरा बच्चा होगा तो 25% से और बढ़ जाएगा आपका कवर। तो आप अगर इसको बहुत ही प्लान्ड तरीके से करना चाहते हैं तो आई थिंक यू कैन गो फॉर अ लाइफ स्टेज टर्म इंश्योरेंस। और जैसे मैंने किया कि जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टेज में नए नए पड़ाव आते जाएँ वैसे वैसे लेते जाएँ। जो सबसे रेलेवेंट पॉइंट है इसमें ये है कि आपके 3 सबसे बड़ी चीज़ों को टर्म इंश्योरेंस कवर करता है। एक आपके लोन्स को, लाइबिलिटीज़ को, एक आपके एजुकेशन, जो बच्चों की एजुकेशन है उसकी पूरी आउटस्टैंडिंग कॉस्ट को, जो क्योंकि आज जैसे मेरा बच्चा है 12 का और 8 के 2 बच्चे, इनकी जो आउटस्टैंडिंग एजुकेशन कॉस्ट है कम से कम 3-3.5 करोड़ है
आज की डेट में इफ समथिंग हैपेंस टू मी पैसा मेरी वाइफ को देना पड़ेगा, हम्म, तो मुझे वो कवर करना चाहिए। और तीसरा मेरे घर के जो खर्चे हैं, हम्म, जो मेरे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हैं और मेरे जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, किचन एक्सपेंसेस, ये कवर करने चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें कवर है मेरे टर्म इंश्योरेंस में, देन आई एम सॉर्टेड। So, you run an insurance broking firm, right? Yeah. So, how do you differentiate from other companies? Okay. So we've been doing business for the last 16 years. देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको लगेगा कि सारे इंश्योरेंस ब्रोकर हैं और सभी इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हैं। Correct. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये इस नुआंस में आ जाता है जो मैं 43 इयर्स का हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। आप हस्बैंड वाइफ हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ आप एक जॉइंट फैमिली में उज्जैन में रहते हैं। आपके लिए जो बेस्ट फिट पॉलिसी है और मेरे लिए जो बेस्ट फिट पॉलिसी है बिल्कुल अलग है। Hmm. आपको क्लेम के टाइम पे जो सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, Hmm. मुझे जो क्लेम के टाइम पे, बिकॉज आपके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, लॉजिकली स्पीकिंग, आप शायद इंदौर आएंगे Hmm. बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट सिटी नेक्स्ट टू यू, और उससे भी बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बॉम्बे आएंगे। Correct. मैं बॉम्बे में बैठा हूँ तो मेरे लिए क्लेम का जो पर्सपेक्टिव होगा बहुत डिफरेंट होगा, आपके लिए बहुत डिफरेंट होगा। True. तो मेरे लिए जो बेस्ट फिट पॉलिसी है और आपके लिए जो बेस्ट फिट पॉलिसी है, वो दोनों डिफरेंट पॉलिसीज हैं। Hmm. ये असेस करना, असर्टन करना कि अभिषेक सिंह को एक्स पॉलिसी चाहिए और विजय के लिए वाई पॉलिसी चाहिए, ये सबसे पहला काम होता है एक इंश्योरेंस ब्रोकर का, Correct. कि मैं आपको आपके अनुसार सबसे अच्छी पॉलिसी दे रहा हूँ कि नहीं हो रहा। Hmm. आई थिंक वी आर द बेस्ट एट दिस इन द मार्केट। इट इज़ नॉट जस्ट द फैक्ट दैट हम नॉलेजेबल हैं, कि हमको नॉलेज है इस बात का बेटर, आई एम श्योर बहुत सारे दूसरे लोग भी होंगे जो नॉलेजेबल होंगे। एक इंटेंट वाली बात होती है। देयर आर कमीशंस अलाइन टू द पॉलिसी, या देयर आर डिफरेंशिएटेड कमीशंस, कोई ज़्यादा देता है कोई कम देता है। अगर कमीशन एंगल रख के मैं आपके लिए पॉलिसी डिसीजन करूंगा तो हमेशा मैं कहीं ना कहीं गलत जाऊंगा। वी आर ऑल्सो हेयर फॉर बिजनेस, वी आर नॉट रनिंग चैरिटी, सो कमीशंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट वी इंश्योर दैट मैं जब क्लाइंट के लिए सिलेक्शन कर रहा हूँ तो मैं कमीशन वाले एंगल को थोड़ा साइड में रखूँ और क्लाइंट के लिए जो बेस्ट है वो सिलेक्ट करके दूँ। सो ये कि पहला बड़ा डिफरेंशिएटर है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंशिएटर है हमारा, वो है कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज क्लेम्स टीम है। तो हम हमेशा ये कहते हैं हमारे क्लाइंट से कि आप क्लेम्स में जब भी कोई आपके साथ इवेंट हो, इमरजेंसी हो, डू नॉट ट्राई एंड हैगल विद द हॉस्पिटल और द इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली, वी आर देयर। Oh. और इसीलिए हमें That's the commission biggest मिलती support है। यार। अगर Correct. एज एन इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म अगर आप इतना सपोर्ट कर रहे हो तो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो नीड है, क्योंकि बहुत देखिए- बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है व्हेन देयर इज समबडी फॉर समवन, किया चलो ये यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में। वो भी इंश्योरेंस तब कौन लेता है जब वो बिल्कुल एकदम ऐसे परेशान। लेवल पे होता है, परेशान हो जाता है, तब जाके वो Correct. उसी के लिए लेता है। और उस टाइम पे अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो इट्स अ बिगेस्ट थिंग। Correct. See, the beauty of this business or this, let's say, product is, आप बोलते हैं आप साल का 50,000 का प्रीमियम भरते हैं, उसमें से मुझे 15% विच इज़ 7,500 रुपये हर साल कमीशन आती है आपके प्रीमियम से। तो आपका हार्ड अर्न मनी जो जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी में, उसमें से मुझे मेरा हार्ड अर्न मनी मिल रहा है। 15% ऑन वन टाइम एफर्ट दैट आई मेड टू एक्सप्लेन यू द पॉलिसी। कब तक आएगा? जब तक आप ये पॉलिसी चलाएंगे अगले 50 साल तक। ये मुझे क्यों मिल रहा है? ये मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है, मैंने आज से 3 साल 10 साल 8 साल पहले आपको पॉलिसी बेची थी, इसलिए मिल रहा है कि मैं आपको हर साल सर्विस करता रहूँ। करेक्ट। इसलिए मिल रहा है कि आपको जब रिक्वायरमेंट हो तब मैं आपका फ़ोन उठाऊँ और आपका क्लेम या जो भी आपको प्रॉब्लम है उसमें आपकी हेल्प करूँ। सो आई थिंक वी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो मैंने अगर आपको राइट सिलेक्शन करके दिया और फिर मैंने आपको हैंड होल्ड भी किया क्लेम के टाइम पे, आई थिंक दीज आर द 2 मेजर डिफरेंशिएटर्स दैट वी हैव। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स ऑल्सो हु आर ट्राइंग टू हैव द सेम इंटेंट, और वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर अच्छा कर रहे होंगे। बट दिस इज़ व्हाट वी लिव बाय एंड दिस इज़ व्हाट वी ईट ब्रीथ एंड यू नो काइंड ऑफ स्लीप एवरी डे। तो ये 2 सबसे बड़े डिफरेंशिएटर्स हैं हमारे। ऐसा कोई केस है जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सॉल्व किया है किसी के लिए, मतलब व्हिच इज लाइक क्लेम का बहुत सारे केसेस हैं। मतलब मैंने पिछले 20-21 साल में बहुत
तरीकों के क्लेम देखे हैं, मैंने मर्डर क्लेम्स हैंडल किए हैं, मैंने अर्ली डेथ क्लेम्स हैंडल किए हैं, मैंने सुसाइड क्लेम्स हैंडल किए हैं। तो बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और लेट्स से प्रेवलेंट जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कुछ किसी से ना गलत लिखा गया। एग्जाम्पल के तौर से आपको बताता हूँ, आपके फादर गए एडमिट होने और आपकी मॉम ने वहाँ बोला कि इनको 8 महीने से हाइपरटेंशन है और लिखने वाले ने 8 साल लिख दिया। अब आपका क्लेम पूरा इधर का इधर हो गया, क्योंकि आपने पॉलिसी अगर 4 साल पहले ली है, 5 साल पहले ली है, तो अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी यू हैव आपने बताया ही नहीं आपने उनको। डिस्क्लोज ही नहीं किया। और जबकि आपकी मॉम ने डॉक्टर को, भाई फादर साहब तो आपके बेड पे थे, आप लेट्स से उनका एडमिशन देख रहे थे और मॉम के मुंह से या तो गलत निकल गया या डॉक्टर ने गलत सुन लिया, और बहुत होता है, ह्यूमन एरर है, राइट? डॉक्टर इज राइटिंग अ रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट फॉर्म्स द फर्स्ट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द क्लेम। पहली रिपोर्ट जो डॉक्टर लिख रहा होता है। तो हम लोग कई बार इंटरवीन करते हैं, घुसते हैं उस चीज़ में और उस चीज़ को करेक्ट कराते हैं। वी पुश द इंश्योरेंस कंपनी सेइंग दैट यू गेट इनटू द फैक्ट्स। कोई तो और भी कहीं ये होगा ना कि कहीं 8 साल पुरानी बात अगर ये है तो कहीं तो और दूसरा कोई प्रूफ निकलेगा। तो अगर ये सच में, हम डॉक्टर से बात करते हैं, हम डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको करेक्ट करके दीजिए। तो ऐसे बड़े सारे होते हैं। एक आपको कोविड का किस्सा बताता हूँ कि पेशेंट डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से और डिस्चार्ज पेपर पे ये लिख दिया था कि 12 days ऑफ, वो जो घर पे कर रहे थे उसको क्या बोलते थे, होम केयर और व्हाटएवर, व्हाट इज दैट, क्वारंटीन, होम क्वारंटीन। तो उधर लिखा था कि 12 days होम क्वारंटीन ऑन द डिस्चार्ज समरी। इंश्योरेंस कंपनी बोली अरे ये तो होम क्वारंटीन है, ये तो आप भर्ती नहीं हुए थे। तो वो बंदा बोला कि सर मैं भर्ती हुआ था, भर्ती होने के बाद में उन्होंने मुझसे बोला कि नाउ यू आर ओके बट स्टिल यू शुड बी क्वारंटीन फॉर 12। इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट रेडी टू लिसन। सरनेम कस्टमर का और डॉक्टर का सेम था, तो इंश्योरेंस कंपनी मन से अपने आप से ये सोच रही थी कि ये रिलेटेड है। देन वी हैड टू इंटरवीन एंड वी सेड दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज चेक दैट there can be 2 Shahas and 2 Singhs and even your and my surname could match, right? Does not mean that we are relatives. सही बात है। And second is you go and check with the doctor कि उसने क्या लिखा है। फिर हमने उनको डिस्चार्ज समरी समझाई कि ये लिखा है कि तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद में 12 दिन और तुम होम क्वारंटीन रहो। तो बड़ा बिल क्लेम था, 4.5-5 लाख रुपए का क्लेम था। विद इन 3 days द इंश्योरेंस कंपनी पेड। सो कोई इंटेंशनल नहीं है ये सब, बट सारी चीजें अनइंटेंशनली हो जाती हैं। अनइंटेंशनल है, कम्युनिकेशन एरर्स हैं। इतनी देखिए कितनी पार्टी इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस कंपनी, क्लेमेंट, हॉस्पिटल में जो टीपीए का स्टाफ होता है जो सारे क्लेम्स प्रोसेस कर रहा होता है, वो जो डॉक्टर जो पेपर वर्क कर रहा होता है। अब 5-7 आदमी अगर कुछ लिखत पढ़त कर रहा है तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं। ऑब्वियसली हो सकता तो है। उसमें अगर हम राइट टाइम पे घुस जाते हैं उन कन्फ्यूजन्स में तो उनको सॉर्ट कर देते हैं और क्लाइंट के लिए उसको ईजी बना देते हैं। तो आई थिंक ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कभी अपन फिर बैठेंगे तो और सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट, इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। काफ़ी मज़ा आया। आई मीन मेरे लिए भी इट वाज बहुत सारी चीज़ें तो बहुत न्यू थी और मेरे मन में जो डाउट्स थे वो मैंने बहुत सारे क्लियर करे। आई होप ऑडियंस के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग और कमेंट करके जाना इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। डेफिनेटली अभिषेक विल आंसर। एंड कुछ आपको हेल्प लगती है तो यू कैन डायरेक्टली बी इन टच विथ www.oneinsure.com. All right. Thank you. Thank you so much, See you Abhishek, soon. for your time. Yeah.